अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इस वीडियो में हम कांग्रेस की स्थापना से लेकर के भारत की आज़ादी तक के पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के सफ़र को जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, कौन से माइलस्टोन, तो सारी वो इवेंट एक के बाद एक कैसे घटित हुई, क्रमबद्ध तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की बने। लेट्स स्टार्ट। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एक नज़र में, इंडियन नेशनल मूवमेंट एट ए ग्लांस। तो इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। हालांकि इससे पहले भी क्षेत्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोध होता रहा। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। तो वो तमाम घटनाएं ऐसे चलती रही, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना की A.O. ह्यूम, ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS अधिकारी थे। बम्बई में इन्होंने इस संगठन की स्थापना की। बम्बई 72 मेंबर्स थे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में 72 सदस्यों ने मिलकर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की। W.C. बनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये पहला राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है और आगे बढ़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन काम को हम 3 फेज में बांट सकते हैं। उसके चलाए आंदोलनों को 3 चरणों के तहत हम देख सकते हैं। पहला युग है उदारवादी युग, 1885 से 1905। इस फेज में उदारवादी जैसे दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी, तो ऐसे ये सारे नेता ये अंग्रेज़ों से सुधार की मांग करते रहते थे। सुधार की मांग जैसे केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, सैनिक खर्चे कम किए जाएं, इस प्रकार की ये मांग करते रहते थे और अंग्रेज़ उनमें से कुछ मांगें मान लिया करते थे। तो उदारवादी युग को हम 3P से डिफ़ाइन कर सकते हैं, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट। यानी ये याचिकाएं देते रहते थे अंग्रेज़ों को, प्रार्थना करते रहते थे, अपनी मांग पत्र सौंपते रहते थे, विरोध जताते रहते थे और अंग्रेज़ उनमें से कुछ मांगे, कुछ नगण्य सी मांगे या सामान्य मांगे मान लिया करते थे। तो इस प्रकार उदारवादी युग में अंग्रेज़ों का सहयोग करते हुए ही, अंग्रेज़ी शासन में विश्वास रखते हुए ही भारतीय कुछ सुधार की मांग करते हैं। फिर आगे दूसरा फेज आता है उग्र राष्ट्रवादी युग, 1905 से 1919 तक। इस फेज़ में महत्वपूर्ण घटना ये 1905 की, यहाँ से ये उग्र होने के पीछे देखिए कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे राष्ट्र को आंदोलित कर दिया था। अंग्रेज़ों की नीति रही डिवाइड एंड रूल, वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे डिवाइड करते रहे और राज करते रहे। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जिसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लोग, मुस्लिम लोग आते थे, पश्चिमी बंगाल जिसमें हिंदू बाहुल्य, हिंदू लोग आते थे। तो इस प्रकार विभाजन करना पूरे देश को आंदोलित कर देता है और पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन 1905 में इसी बंग भंग आंदोलन के खिलाफ चलाया गया। और यहाँ से एक लाल बाल पाल 3 नेताओं का भी उदय होता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, लाल, बाल और पाल। ये देखिए ये कौन है, तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये लाला लाजपत राय पंजाब के थे, पंजाब में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को तेज किया। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के थे, विपिन चंद्र पाल ये बंगाल के थे। तो इस प्रकार पूरे भारत में 3 ये बड़े गर्म दल के नेता जिनको कहा जाता है, इन्होंने आंदोलन को उग्र कर दिया। जिसमें ये बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने, इनकी ऐतिहासिक कोटेशन है, आपने सुनी है,
कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इन्होंने स्वराज के बारे में कहा कि भाई ये मांगने से नहीं मिलेगा, इसको हमें छीनना पड़ेगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो उन्होंने उदारवादियों के इस काम के फेज को उन्होंने कहा, उदारवादी युग को, कि ये तो भिक्षावर्ती की श्रेणी में आता है, इस प्रकार हम मांगे सुधार कर दीजिए, सुधार कर दीजिए, तो ये तो भिक्षावर्ती है, इस प्रकार मांगने से स्वराज नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये आंदोलन तेज होता है यहाँ से, उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। फिर तीसरी फेज आती है गांधी युग, जिसको हम 1919 से 1947 तक के काल के नाम से समझते हैं, जानते हैं। तो गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और उनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन, जन आंदोलन चलाए गए और फिर आज़ादी हमें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष को जन आंदोलन में बदल दिया। तो उदारवादी युग में ये सिर्फ उच्च वर्ग तक के लोग ही सीमित थे और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की तरह हम कह सकते हैं, एक कमरे में बैठे और कुछ प्रस्ताव पास किए। फिर ये उग्र राष्ट्रवादी युग में स्वतंत्रता संघर्ष मध्यम वर्ग तक जुड़ा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई इस प्रकार साल में एक बार मीटिंग करके हम कोई आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते, हमें वर्ष पर्यंत कार्यक्रम चलाने होंगे जिससे जनता आंदोलन से जुड़े और हमें आज़ादी मिले। उन्होंने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इस प्रकार के ये कार्यक्रम शुरू किए जिससे जनता आंदोलन से जुड़े और स्वतंत्रता संघर्ष तेज हो। और फिर इसी मध्यम वर्ग को गांधी जी ने जन जन तक पहुंचा दिया। गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को जन आंदोलन में बदल दिया, मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको हम संक्षेप में कांग्रेस कह दें, तो कांग्रेस की कार्यशैली ये थी कि साल में एक बार ये मीटिंग करते थे। भारत के किसी भी महत्वपूर्ण नगर में एक जगह इकट्ठे होते, तमाम नेता कार्यकर्ता वहाँ आते और क्या इनकी प्रोग्राम रहे, कार्यक्रम, उन पे विचार विमर्श होता, डिस्कशन होता, भविष्य में कैसे आगे चलाना है उसकी रणनीति तय करते। तो इस प्रकार ये साल में एक बार कहीं भी अपनी बैठक आयोजित करते, जिसे वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई, WC बनर्जी की अध्यक्षता में पहला सम्मेलन इसका बम्बई में हुआ। फिर 1886 में कलकत्ता में ये लोग मिले, दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन। फिर कांग्रेस ने तीसरा सम्मेलन 1887 में मद्रास में किया। बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1887 में मद्रास अधिवेशन में। फिर 1888 में इलाहाबाद में इकट्ठे हुए, जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने, पहला अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। तो इस प्रकार ये साल में एक बार कहीं भी एक जगह निश्चित करके सारे इकट्ठे होते और विचार विमर्श करते, भविष्य में कैसे आंदोलन आगे बढ़ाना है उसकी रणनीति बनाई जाती थी। तो ये सारे कांग्रेस के अधिवेशन आप देख सकते हैं 1885 से लेकर के 1947 तक के। ये 1924 बेलगांव अधिवेशन जिसमें गांधी जी भी अध्यक्ष रहे, एकमात्र कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। नेक्स्ट देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग मुसलमानों का एक संगठन बनता है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के प्रयासों से 30 दिसंबर 1906 को। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, ऐसे कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के एक मुस्लिम संगठन बनाया 30 दिसंबर 1906 को। और ये संगठन मुसलमानों के हितों के लिए काम करने के लिए बनाया गया, मुसलमानों के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना आती है भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे और जॉन मार्ले ये भारत सचिव थे। तो इनके संयुक्त प्रयासों से बनाया गया, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कह देते हैं। 1909 के अधिनियम की एक खास बात यह है कि यहाँ से मुस्लिम आरक्षण दिया गया, यानी सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, मुस्लिम आरक्षण। तो आरक्षण शब्द जो है
उसका सबसे पहले प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? 1909 से। 1909 में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को आरक्षण देके भारत में आरक्षण की शुरुआत की और फिर इसका दायरा बढ़ाते रहे, जमींदारों को, यूरोपियंस को, दलित वर्ग को ऐसे आरक्षण देते रहे। तो अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। फिर इसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण घटना है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें दो गुट थे, एक तरफ मित्र देश, दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ। मित्र देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देश थे, तो दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। और 1918 में ये युद्ध समाप्त हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि मित्र देशों की जीत हुई। तो इसमें हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? चूँकि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से इसका ये कनेक्शन है कि एक तो अभी आगे हम खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे, तो उस संदर्भ में इसकी पृष्ठभूमि को देखना ज़रूरी है। और दूसरा एक कि इस युद्ध में भारत सीधा भाग नहीं ले रहा था, लेकिन अंग्रेज़ भाग ले रहे थे। अंग्रेज़ों का भारत में शासन था, अंग्रेज़ भारत ले रहे थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी भारत भी इस युद्ध में शामिल है। और भारतीयों ने भी सहयोग किया। क्यों किया? क्योंकि मित्र देशों का कहना था कि हम प्रथम विश्व युद्ध उपनिवेशों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। तो भारत एक उपनिवेश था, भारत को उम्मीद बंधी कि भारत भी युद्ध के बाद आज़ाद होगा। तो भारतीयों ने बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग किया। और इस बीच गांधी जी भी भारत आ चुके थे, तो उन्होंने भी पूरा समर्थन किया इस बात का, पूरा सहयोग किया अंग्रेज़ों का। बहुत से भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज़ों ने खुश होकर के गांधी जी को रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि भी दी, केसरे हिंद की उपाधि भी दी। तो पूरा सहयोग किया इसी उम्मीद के साथ कि युद्ध के बाद भारत को भी आज़ादी मिलेगी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों ने कहा भाई आज़ादी, तो अंग्रेज़ों ने साफ मना कर दिया कि हमने तो आपसे कोई वादा ही नहीं किया था, हमने तो सिर्फ उपनिवेशों की आज़ादी की बात कही, और वो भी जर्मनी के उपनिवेशों को आज़ाद करने की बात कही थी। तो ये भारतीयों के साथ बड़ा धोखा हो गया। तो अब भारतीय इस बात को लेकर के बड़े असंतुष्ट थे कि ये तो धोखा हो गया है। तो गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौट आए। अभी हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका से। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्योंकि गांधी जी मूलतः वकालत करते थे, और वकालत के सिलसिले में ही ये दक्षिण अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए। और 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, क्योंकि वहाँ भी भारतीय मूल के लोग या एशियाई मूल के लोग रहते थे, उनके साथ रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। तो गांधी जी ने सबसे पहले वहीं दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था, और फिर भारत लौट करके भारत में भी सत्याग्रह चलाया। होम रूल आंदोलन इसके बाद नेक्स्ट घटना हम देखें 1916 में चला, जो चलाया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा 25 अप्रैल 1915 को, और एनी बेसेंट ने 1 सितंबर 1916 को उन्होंने होम रूल लीग बनाई। लीग यानी संगठन, उनके माध्यम से आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट ये आयरलैंड की लेडी थी जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ती है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी रही, जो पहली महिला अध्यक्ष होने का इसे श्रेय मिला। मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त 1917 में, जैसे ही होम रूल चलाया गया, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा कर दी कि धीरे धीरे भारत को औपनिवेशिक स्वशासन दे दिया जाएगा। तो होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद ये देखें हम नेक्स्ट घटना, इस बीच लखनऊ समझौता हुआ दिसंबर 1916 में। किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। मुस्लिम लीग मुसलमानों का एक संगठन था। 1906 में इसकी स्थापना हुई। 1913 में उन्होंने स्वराज प्राप्ति लक्ष्य रखा, जो कि कांग्रेस 1906 से ही अपना लक्ष्य रखे हुई थी। तो ऐसे में जब दोनों के उद्देश्य एक हुए कि स्वराज प्राप्त करना है अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष चला करके, तो क्यों नहीं मिल कर के ये काम करें। तो दोनों का लखनऊ में समझौता, वो वार्षिक अधिवेशन हुआ, और उसी लखनऊ समझौते में ये तय हुआ कि दोनों मिलकर के स्वराज प्राप्ति के लिए काम करेंगे। फिर नेक्स्ट घटना है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम कह दें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। चेम्सफोर्ड ये भारत के गवर्नर जनरल थे।
मोंटेग्यू भारत सचिव थे। इनके संयुक्त प्रयासों से ये अधिनियम बनाया गया, इसलिए हम इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कह देते हैं। नेक्स्ट घटना हम देखें, रोलट एक्ट मार्च 1919 में लागू। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जान लीजिए। रोलट एक्ट क्या है? ये रोलट एक्ट यानी सर रोलट ने न्यायाधीश थे, उन्होंने एक कानून बनाया कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है मात्र संदेह के आधार पर, और 2 साल तक बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। तो सिडनी रोलेट का ये एक्ट क्या कहलाता है? रोलट एक्ट, जो मार्च 1919 में भारत में लागू कर दिया गया। तो ये सीधा सीधा दमनकारी कानून था। अंग्रेज जिसे चाहें जब चाहें गिरफ्तार कर सकते थे किसी भी भारतीय को। तो ये रोलट एक्ट भारतीयों को, जो बढ़ती राजनीतिक चेतना थी, उसको कुचलने का प्रयास था। भारतीयों ने इसे काले कानून की संज्ञा दी। इसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी चलाया गया, और नेहरू जी ने इसको कहा कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी इसके खिलाफ कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। तो ये एक बिल्कुल दमनकारी कानून कहा गया। तो रोलट एक्ट का विरोध किया गया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, और पहली बार हड़ताल जैसे शब्द भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में इस्तेमाल किए गए। रोलट एक्ट के विरोध में हड़ताल बंद का आयोजन किया गया। इसी रोलट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। ये क्या हुआ कि पंजाब, दिल्ली, इसके आसपास माहौल ज़्यादा तनावपूर्ण था रोलट एक्ट के विरोध में, और पंजाब के कुछ नेताओं को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर सैफुद्दीन सोच, डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। तो पंजाब के ये लोग रोलट एक्ट का विरोध कर रहे थे और अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे, और अमृतसर में एक उन्होंने सभा का आयोजन किया हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और संयोग से उसी दिन बैसाखी का पर्व भी मनाया जा रहा था। तो जलियांवाला बाग मैदान में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। बहुत से लोग मेले में आए हुए थे, और उसी जलियांवाला बाग के कोने में रोलट एक्ट के सत्याग्रही अपनी सभा भी कर रहे थे। तो जनरल डायर ने वहाँ गोलीबारी करवा दी, बिना किसी चेतावनी के सीधी फायरिंग करवा दी। जब तक गोली चलाई, जब तक उनकी समाप्त नहीं हो गई। तो इस हत्याकांड में तकरीबन 700 के करीब लोग मारे गए। इसकी बड़ी आलोचना हुई, बड़ा बर्बरतापूर्ण ये काम था अंग्रेज़ों का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद कहाँ तो भारतीय उम्मीद कर रहे थे आज़ादी की, और अंग्रेज़ों ने आज़ादी और सुधार करना तो दूर, बल्कि रोलट एक्ट जैसे दमनकारी कानून बनाए, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। फिर इसके बाद देखिए, खिलाफत आंदोलन 31 अगस्त 1919 को शुरू हुआ, लेकिन असफल रहा। ये क्या है, हम देख लें इसके बारे में। खिलाफत मूवमेंट, तो हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी ली कि मित्र देश और केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ, जिसमें मित्र देशों की तरफ से इंग्लैंड था, लड़ रहा था, और हमें ये समझना है कि केंद्रीय शक्तियों में तुर्की शामिल था। और तुर्की का सम्राट जो है वो खलीफा कहलाता था। खलीफा यानी खलीफा, खलीफा क्या है? ये धर्म गुरु होता था, सभी मुसलमानों का धार्मिक गुरु खलीफा कहलाता था। तो वो कौन था? तुर्की का सम्राट। तुर्की का सम्राट वो खलीफा कहलाता था, तुर्की शासक। अब तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो गया था। पराजित होने के बाद जीते हुए देशों ने इन हारे हुए देशों से संधियां की थी। तो पब्लिक डोमेन में ये बात थी कि तुर्की का विघटन किया जाएगा और खलीफा पद भी समाप्त किया जाएगा, क्योंकि भारतीय मुसलमान भी अपना धार्मिक गुरु खलीफा को मानते थे, तो वो चाहते थे खलीफा पद को बचाया जाए। तो इसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत मूवमेंट। किसने चलाया था? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग में भी ये अली बंधुओं की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण थी। अली बंधुओं द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे। उन्होंने ये आंदोलन आगे बढ़ाया था अपने खलीफा को बचाने के लिए। तो खिलाफत आंदोलन के ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। एक तो तुर्की के विघटन को रोकना, जैसे कि बात चल रही थी, उसका विभाजन किया जाना तय है, तो ये बचाना चाहते थे, और एक खलीफा पद को बचाना चाहते थे। और पीछे हमने ये बात की है ना लखनऊ समझौते की,
तो लखनऊ समझौते में परस्पर सहयोग करने का मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का समझौता किया था। तो खिलाफत मूवमेंट ये मुस्लिम लीग द्वारा चलाया गया, जिसमें कांग्रेस ने सहयोग दिया था, और कांग्रेस ने ये असहयोग आंदोलन चलाया तो इसमें मुस्लिम लीग ने साथ दिया था। तो ऐसे परस्पर एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। तो ये असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के लड़ते हैं, और ये भारतीय इतिहास में एकमात्र एक आंदोलन जिसमें ये एकता देखी गई। इस आंदोलन से पहले और इसके बाद कभी मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ नहीं आए। तो असहयोग आंदोलन क्या था कि पीछे हमने बात की, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने खूब सहयोग किया, लेकिन युद्ध के बाद सहयोग का कोई अच्छा नतीजा सामने नहीं आया। तब फिर भारतीयों ने तय किया कि भाई अब हम असहयोग करेंगे, यानी अंग्रेज़ भारत में भारतीयों के सहयोग से ही बने हुए हैं। अगर हम असहयोग करें तो वो भारत में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो गांधी जी ने पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया, और इसके लिए आप देखिए ये सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। इसके बारे में हम देखें कि कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था। असहयोग कैसे कि भाई हम अंग्रेज़ों का अब असहयोग करेंगे, ब्रिटिश सरकार के साथ हर एक स्तर पर असहयोग करेंगे। सरकारी नौकरियां छोड़ दी जाएंगी, वकील सरकारी न्यायालय का बहिष्कार करेंगे, केंद्रीय विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल वहाँ से त्यागपत्र दे दिया जाएगा, सरकारी नौकरियां छोड़ दी जाएंगी, और विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाएगा, विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेंगे। इस प्रकार सरकार के हर एक स्तर पे हम सरकार को असहयोग करेंगे। तो इस प्रकार का एक व्यापक कार्यक्रम असहयोग का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस ने पास किया, और 1920 में ये 2 अधिवेशन हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर वार्षिक अधिवेशन जो दिसंबर में होता है 1920 में नागपुर महाराष्ट्र में। तो 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित हुआ। फिर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का ये वार्षिक अधिवेशन है, एनुअल सेशन, जो हर साल दिसंबर में ये करते थे। तो इस प्रकार 1920 में ये 2 अधिवेशन हुए, जिसमें असहयोग के प्रस्ताव पास इसमें दोबारा से फिर पास किया गया, यही बात दोहराई गई। तो इस प्रकार सितंबर 1920 से हम कह सकते हैं कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चलाया, जो आगे फरवरी 1922 तक चलता रहा। इस बीच फरवरी 1922 में ये देखिए चोरी चोरा कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। ये क्या है चोरी चोरा? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह का नाम है, गांव है। तो वहाँ उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए। तो ऐसे में गांधी जी बड़े क्षुब्ध हुए, बड़े व्यथित हुए, दुखी हुए इस घटना से, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, इन चीज़ों का पालन होना चाहिए, आंदोलन अहिंसक चलना चाहिए। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। तो इस हिंसा की घटना के चलते फिर 6 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। फिर आगे 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें भी इस निर्णय की स्वीकृति दे दी गई आंदोलन स्थगित करने की। इस प्रकार गांधी जी ने जब आंदोलन स्थगित कर दिया तो कुछ लोग गांधी जी के इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे में हमें एक छोटी सी घटना के चलते आंदोलन स्थगित नहीं करना चाहिए। और गांधी जी ने बिना पूछे बड़े अलोकतांत्रिक तरीके से बंद कर दिया आंदोलन। तो इसको लेकर के CR दास, मोतीलाल नेहरू, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर के ये एक नई पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। 1923 में मुख्यकर्ता दर्ता इसके चित्तरंजन दास थे। तो स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास द्वारा बनाई गई पार्टी, और इनका मुख्य लक्ष्य था सेबोटेज, यानी चुनाव में भाग लेंगे और विधानसभाओं में अंदर घुस करके अंग्रेज़ों की नीति का विरोध करेंगे। तो कुछ समय तक इसका अच्छा प्रभाव देखा गया। 1925 में CR दास की डेथ हो गई और उसके बाद पार्टी कमज़ोर होती चली गई, चूँकि मुख्य फंडिंग और मुख्य संचालक इसके यही थे। इनकी डेथ के बाद
ये कांग्रेस पार्टी में ही घुल मिल गई। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण घटना है साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन, ये देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको सांसद आयोग भी कह देते हैं। 7 सदस्यीय सांसद आयोग नवंबर 1927 में गठित किया गया था जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि देखिए आप। हम फ्लैशबैक में जाएं, इससे पीछे हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें अंग्रेज़ों ने कुछ सुधार किए थे, भारत में लागू हुआ था। तो उस सुधार अधिनियम में ही एक बात थी 1919 के अधिनियम में कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, यानी 1929 में। लेकिन समय से पहले ही गठित कर दिया। इसकी भी एक वजह है, सुन लीजिए, कि इंग्लैंड में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ऐसे 2 पार्टियों की सत्ता है। और कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ी सख्त पार्टी है, या भारत के प्रति उसका रवैया कठोर रहता था। और लेबर पार्टी मज़दूरों की पार्टी है, वो जब सत्ता में रहती थी तो भारत के लिए थोड़ा सा सुधार कर देती थी, क्योंकि लेबर पार्टी का भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहता था। तो इस समय 1927 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और चुनाव होने थे। उनको लग रहा था लेबर पार्टी सत्ता में आनी है और वो फिर भारत में सुधार के लिए आयोग गठित करेंगे, तो हो सकता है ज़्यादा रियायत दे दें। तो कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने रहते ही, अपने कार्यकाल में ही एक आयोग गठित कर दिया समय से पहले जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। 7 ब्रिटिश सांसद भारत भेजे गए, तो सांसद आयोग भी कह देते हैं इसको। और इसका उद्देश्य क्या था? 2 उद्देश्य हैं। 1919 के अधिनियम की जांच करना, क्योंकि 1919 के अधिनियम में ये बात थी कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, तो इसी के लिए ये आयोग गठित किया गया था कि 1919 के अधिनियम की जांच करे, वो कितना सही है, वो सुधार भारतीयों के लिए लाभदायक थे या नहीं, रिव्यू किया जाए उसको। तो भारतीयों से पूछ करके इस बात का पता लगाना 1919 का अधिनियम सफल रहा है या नहीं, और साथ ही भविष्य में कौन से सुधार किए जाएं, इनकी रिकमेंडेशन भी इनको देनी थी। तो इन 2 उद्देश्यों के साथ साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय शहीद हो गए इसी विरोध प्रदर्शन में। तो विरोध क्यों किया भारतीयों ने, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? ये तो देखने आया था 1919 का अधिनियम कैसा है और भविष्य में कौन से सुधार किए जाएं, इनकी रिकमेंडेशन देनी थी। तो भारतीयों ने विरोध क्यों किया? भारतीयों ने विरोध इसलिए किया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यानी ये 7 जो ब्रिटिश सांसद भेजे गए, ब्रिटेन की संसद के मेंबर, सारे के सारे अंग्रेज़ थे। जबकि उस समय ब्रिटिश संसद में कुछ भारतीय सांसद भी थे, SP सिन्हा, साकुरजी सकरातवाला। तो उनको न भेज करके सारे गोरे अंग्रेज़ों को भेजा, तो भारतीय समझ गए अंग्रेज़ों की मंशा कोई सुधार करने की नहीं है। अगर वो वास्तव में सुधार करना चाहते तो उन भारतीय सांसदों को भेजते। एक भारतीय भारतीयों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है, तो ये बात उनकी मंशा क्या है जाहिर हो गई, स्पष्ट हो गया था। इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। जैसे ही ये आए, नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। फिर ये फरवरी मार्च 1928 में ये भारत आए। तो जैसे ही आए, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, इसका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। तो एक बार तो इतना विरोध हुआ कि ये कामकाज नहीं कर पाए, वापस चले गए। फिर चुपचाप एक बार फिर आए नवंबर 1928 में और अपना कामकाज करके ये चले गए। और साइमन कमीशन ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया 1919 का अधिनियम विफल है, और साथ ही उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, जो आगे नेक्स्ट 1935 के अधिनियम के लिए आधार बनी। नेक्स्ट हम घटना देखें, नेहरू रिपोर्ट। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, नेहरू रिपोर्ट। इसके बारे में देखिए, यानी जब भारतीय साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, उससे पहले 1919 का अधिनियम आया, उसको भी अपर्याप्त बताया गया। 1919 के अधिनियम को भी उस पर भी असंतोष प्रकट किया गया। यानी भारतीय मांग करते 10 की और अंग्रेज़ मांग मानते थे 1, 2, 3। तो ऐसे में भारतीयों की मांगें और रह जाती थी। तो भारतीय निरंतर मांग करते रहते थे कि और सुधार किए जाएं। तो इसलिए भारतीय जब भी कोई सुधार अधिनियम आता तो कहते कि ये अपर्याप्त है, असंतोष व्यक्त करते। तो लॉर्ड वर्किनहेड भारत सचिव थे, तो उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि भाई हम जब भी कोई सुधार करते हैं, आप बताते हो कि नाकाफ़ी है, अपर्याप्त है। साइमन कमीशन भेजा तो उसका विरोध किया। तो एक काम करो, आप अपना कानून खुद बना लीजिए,
आप क्या सुधार चाहते हैं, कैसा कानून चाहते हैं, वो आप खुद ही मिल कर के तय कर लें सारी पार्टियां, और सारी अगर पार्टी एग्री होंगी तो हम उसे लागू कर देंगे। तो उसी क्रम में ये नेहरू कमेटी बनाई गई थी, एक मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सर्वदलीय कमेटी 1928 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी जुलाई 1928। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था इसमें। तो भारतीय संविधान बनाने का पहला उदाहरण ये मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी द्वारा किया गया था। हालांकि इसकी रिपोर्ट को अंग्रेज़ों ने मना कर दिया मानने से। क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहले ही मुसलमानों को भड़का दिया था और मुस्लिम लीग ने इस पर ऑब्जेक्शन व्यक्त किया कि इसमें मुसलमानों के लिए सुधार हैं वो सही नहीं है। चूँकि नेहरू कमेटी रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था उस पर आपत्ति व्यक्त की गई। तो इसको जिन्ना ने, मियाँ शफ़ी, उन्होंने नहीं माना, विरोध किया और अंग्रेज़ों को ये बहाना मिल गया। उन्होंने कहा भी मुस्लिम लीग ने अगर मना किया है तो हम इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। हमने पहले ही कह दिया था कि अगर सारे दल सहमत होंगे तभी हम इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। तो इस प्रकार नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को अंग्रेज़ों द्वारा खारिज कर दिया गया और मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने फिर इसके अगेंस्ट 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया मुसलमानों के लिए। तो इस प्रकार कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच भी तनाव बढ़ता चला गया। फिर नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण घटना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने और कांग्रेस ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव। यानी कांग्रेस अब क्या चाहती है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमें सुधार नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए आज़ादी। आज़ाद भारत अपने लिए खुद कानून बना लेगा, कैसे क्या चाहिए उनको, अब हमें सुधार नहीं चाहिए। तो इस प्रकार कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और इसी में 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट मानने के लिए उन्होंने डेडलाइन दे दी। अगर अंग्रेज़ों ने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माना तो फिर कांग्रेस कोई एजिटेशन चलाएगी, ऐसा इसमें डिक्लेयर कर दिया गया, अल्टीमेटम दे दिया गया अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों ने वो रिपोर्ट नहीं मानी, परिणाम स्वरूप भारतीयों ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बार फिर गांधी जी बड़ा नेतृत्व संभालते हुए एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं। तो उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय विनम्रता के साथ, अवज्ञा मतलब डिसोबे, ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करनी थी इस आंदोलन में, तो इसलिए इसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन रखा गया। तो इसको देखिए आप कैसे ये शुरू हुआ है। गांधी जी के ये साबरमती आश्रम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। कहाँ? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में गांधी जी साबरमती आश्रम बना के वहाँ रहते थे। तो वहाँ से वो चले 12 मार्च 1930 को, जो दांडी मार्च कहलाता है, यानी दांडी के लिए कूच करेंगे, दांडी मार्च। कब शुरू हुआ दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो ये रूट चार्ट देखिए इनका, इस प्रकार ये होते हुए कई नगरों से, गांव से होते हुए लास्ट में ये दांडी पहुँचते हैं। ये देखिए एंड पॉइंट दांडी, यहाँ ये 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे। तो इस प्रकार ये 24 दिन में उन्होंने पद यात्रा करके 384 किलोमीटर की यात्रा जो दांडी मार्च के नाम से जानी जाती है। और यहाँ दांडी पहुँच करके उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके कानून तोड़ा। चूँकि उस समय नमक बनाना गैर कानूनी था, अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता, जबकि नमक बनाना सामान्य सी प्रोसेस है। समुद्र तट के किनारे खारे पानी की झील जो है वहाँ आसानी से नमक बनाया जा सकता है, लेकिन अंग्रेज़ अपना नमक बेचना चाहते थे तो प्रतिबंध लगाया हुआ था। तो गांधी जी ने नमक का चुनाव किया इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में, ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करने के लिए। तो इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम नमक सत्याग्रह के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस प्रकार ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसमें भी वही सारे कार्यक्रम थे जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे, जैसे सरकारी नौकरियों को त्यागना,
केंद्रीय विधान परिषद विधानमंडलों से त्यागपत्र देना, सरकारी न्यायालयों से वकीलों का बहिष्कार करना, और इसमें साथ ही विदेशी शराब की दुकानों, विदेशी कपड़े का बहिष्कार वो भी किया गया। आमजन भी इससे जुड़ा। अब फिर गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। देखिए, जैसे ही आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया कि भाई आंदोलन चल रहे हैं तो सरकार आंदोलन दबाने का प्रयास करती है कि हम बातचीत करेंगे, आइए आप टेबल पे बैठते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930 में, 1931 में और 1932 में, ऐसे 3 गोलमेज। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ, नवंबर 1930 में। तो तब कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए हुए थी, क्योंकि 6 अप्रैल 1930 से उन्होंने आंदोलन चला रखा था, तो कंटिन्यू। तो कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो कांग्रेस चूँकि भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन था, उसके भाग नहीं लेने से अन्य छोटे छोटे दलों ने भाग लिया, उनसे कोई बात निष्कर्ष तक नहीं पहुँची। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के भाग न लेने के चलते असफल हो गया। तब फिर ब्रिटिश सरकार ने तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन पर दबाव डाला कि भाई गांधी जी से बातचीत करें, उनको आंदोलन बंद करने के लिए सहमत करें। तब ये गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। समझौते में ये मुख्य शर्तें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कौन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और तटवर्ती क्षेत्रों में नमक बनाने की परमिशन भी दे दी। अब तक अहिंसक आंदोलन चलाते हुए जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रकार की शर्तों के साथ ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौता कहलाता है, 5 मार्च 1931 को। फिर ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में इंग्लैंड में। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन ये भी असफल रहा, क्योंकि गांधी जी ने जो बातें रखी उनको अंग्रेज़ों ने मानने से मना कर दिया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी समझौते के विफल हो गया। फिर गांधी जी द्वारा पुनः आंदोलन शुरू कर दिया 3 जनवरी 1932 से, यानी गांधी जी भारत लौट आए और भारत आकर के पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, जो मई 1934 तक चलता रहा। फिर इसके बाद ये देखिए सांप्रदायिक तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ इस बीच 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो उसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो ये याद रखना है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जिसमें प्रथम और तृतीय में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ये डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने तुरंत इस बात को मान लिया। सांप्रदायिक पंचांट नाम से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को दलित वर्ग के लिए आरक्षण देते हुए सांप्रदायिक समस्या है उसका समाधान निकाला गया। तो ये भी पूछा जाता है सांप्रदायिक पंचांट क्या है। ये कैमनल अवार्ड, यानी तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने दलित वर्ग की मांग पर दलित वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया, और ये आरक्षण पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत था। इस बात को आपने समझना है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी आरक्षण तो है ही लेकिन वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा। मतलब दलित वर्ग का उम्मीदवार जहाँ से खड़ा होगा वो दलित वर्ग के ही कैंडिडेट खड़े होंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाता भी दलित वर्ग के ही होंगे, अन्य वर्ग के मतदाता वोट भी नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश भारत के तहत की गई थी। मुसलमानों को भी इस प्रकार पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षण दिया गया था। तो वही दलित वर्ग के लिए भी सांप्रदायिक पंचांट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए के तहत यह आरक्षण मुस्लिम इसको दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया था। तो फिर इसके दूसरी तरफ श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया मार्च 1933 को। ब्रिटिश सरकार द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट इसमें प्रकाशित की गई। और फिर महत्वपूर्ण घटना आती है पूना समझौता, यानी जैसे ही ये सांप्रदायिक पंचांट घोषित किया गया, गांधी जी को पता चला कि दलित वर्ग को भी आरक्षण दिया गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत। तो गांधी जी उस समय पूना यरवदा जेल में बंद थे, क्योंकि भारत आते ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।
जैसे ही आंदोलन शुरू किया अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और इस बीच ये सांप्रदायिक पंचाट आ गया, तो वो जेल में ही थे। तो वहीं उन्होंने, गांधी जी ने पूना यरवदा जेल में ही अनशन शुरू कर दिया इस सांप्रदायिक पंचाट के खिलाफ, इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र के तहत जो आरक्षण दिया गया दलित वर्ग के, इस बात को लेकर के। तो फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता करवाया, जो क्या कहलाता है, पूना समझौता। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी जो है वो आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। गांधी जी इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की ये जो व्यवस्था है वो उसके खिलाफ थे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, चूँकि ये समाज को बांटने का काम करेगा। अंग्रेज़ों की तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, गांधी जी इस बात को समझते थे, तो उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया। आरक्षण को लेकर उनकी कोई आपत्ति नहीं थी, यानी मेन ऑब्जेक्शन इनका इसी बात को लेकर के था। तो इस समझौते में पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिए गए, यानी आरक्षण के लिए सीटें हालांकि डबल करवा दी गांधी जी ने। दलित वर्ग के लिए जो सीटें रिजर्व की गई थी केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतों में, उन सीटों को डबल कर दिया गया, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस प्रकार का समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ, जो पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आगे भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। ये अब तक का सबसे बड़ा सुधार अधिनियम था और एक प्रकार से अंतिम सुधार अधिनियम था। इसके बाद तो फिर 1947 में भारत आज़ाद हो गया। इस बीच अंग्रेज़ों ने और कोई सुधार के प्रयास किए नहीं, क्योंकि भारतीय भी अब सुधार की मांग नहीं कर रहे। वो तो चाहते थे हमें चाहिए आज़ादी, पूर्ण स्वतंत्रता। फिर इस बीच मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश किया गया, टू नेशन थ्योरी। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 से, और यहाँ से हम देखें सांप्रदायिक होते चले गए। उनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय, दो अलग अलग धर्म, दो अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले नहीं, बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। इसी सिद्धांत को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है, टू नेशन थ्योरी। यानी यहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना ने दृढ़ता से ये कहना शुरू कर दिया कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। और अब फिर 1940 से 1947 तक निरंतर वो इसी मांग को दोहराते रहे कि मुस्लिम लीग अलग राष्ट्र चाहती है, और वो राष्ट्र क्या होगा, पाकिस्तान। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया सितंबर 1939 में, जो 1945 तक चला। तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के साथ धोखा हुआ था, तो इस बार भारतीय सतर्क थे। जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, अंग्रेज़ों ने घोषणा कर दी कि भारतीय भी इस युद्ध में शामिल हैं, लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया। भारतीयों ने कहा कि भाई अब हम ऐसा नहीं चाहेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की तरह हम पहले स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमें युद्ध के बाद अगर आज़ादी दें तो हम आपका सहयोग करें। तो ऐसी एक स्थिति अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में बनी। एक जुलाई प्रस्ताव, अथवा इसको पूना प्रस्ताव, यानी पूना के कांग्रेस अधिवेशन में इस प्रकार का एक प्रस्ताव कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को सौंपा कि कांग्रेस या भारतीय सहयोग करने के लिए तैयार हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों का, लेकिन युद्ध के बाद हमें आज़ादी चाहिए। अगर ऐसा स्पष्ट आश्वासन देते हैं तो हम युद्ध में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो इस प्रकार का प्रस्ताव पूना में अधिवेशन में कांग्रेस ने जुलाई में भेजा, इसलिए जुलाई प्रस्ताव या पूना प्रस्ताव कहा जाता है। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने इस प्रस्ताव को बिल्कुल खारिज कर दिया। वो एक सभी सर्वदलीय पार्टी की सरकार बनाई गई थी, राष्ट्रीय सरकार, तो विंस्टन चर्चिल इसके हेड थे, प्राइम मिनिस्टर। तो वो प्रधानमंत्री बने ही थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री इसीलिए नहीं बना हूँ कि भारत जैसा महत्वपूर्ण उपनिवेश इंग्लैंड के लिए खो दूँ, तो साफ मना कर दिया गया। फिर अगस्त प्रस्ताव आया। उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने कांग्रेस को एक प्रपोजल भेजा भारतीयों को सहयोग के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सहयोग करें। अच्छा, ये सहयोग क्यों चाह रहे थे भारतीय लोगों का, अंग्रेज़ों को क्या ज़रूरत थी, इस बात को समझिए। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार में एक तरफ तो मित्र देश थे जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि ये देश थे, दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र थे, एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान। और जापान इन मित्र देशों के एशिया में जो उपनिवेश थे उनको आज़ाद करवा रहा था।
तो भारत पर भी जापानी अटैक की आशंका थी, ये खतरा मंडरा रहा था। अगर जापान आक्रमण करके भारत को आज़ाद करवा देता है तो अंग्रेज़ भारत जैसा बड़ा उपनिवेश खो देंगे। तो भारत को अगर बचाना है तो भारतीयों का सहयोग मस्ट था। इसलिए अंग्रेज़ बार बार प्रयास कर रहे थे कि भारतीय सेकेंड वर्ल्ड वार में सहयोग करें, लेकिन भारतीय इस बात के लिए अड़े रहे कि युद्धोपरांत अगर हमें आज़ादी दें तब तो हम सहयोग करें, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए पहले कांग्रेस ने ये प्रपोजल दिया कि हम सहयोग कर देंगे, लेकिन आप युद्ध के बाद हमें आज़ादी दें। अंग्रेज़ों ने मना कर दिया, विंस्टन चर्चिल ने। अब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यही प्रस्ताव भेजा कि भाई आप हमें सहयोग करें, युद्ध के बाद देख लेंगे। लेकिन स्पष्ट आश्वासन देने से अंग्रेज़ बचते रहे। तो ऐसे में भारतीय भी मना कर देते हैं बिल्कुल। मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने तो चूँकि वो तो चाह रही थी, हर समय पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर देती है, तो इसमें कोई पाकिस्तान की बात नहीं थी, तो वो तो खारिज इस हिसाब से कर दिया उन्होंने। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया 1942 में। क्यों आया? सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए। चूँकि अंग्रेज़ों के लिए ये मुसीबत की घड़ी थी, किसी भी समय जापान अटैक करके भारत को आज़ाद करवा सकता है, तो ऐसे में भारतीयों का सहयोग ज़रूरी था। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया कि भारतीयों को मनाए और सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय अंग्रेज़ों का सहयोग दें। तो क्रिप्स मिशन ने 29 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। तो उसमें सहयोग की बात थी मुख्य, लेकिन वो गोलमाल बात करते रहे आज़ादी की बात पर। तो भारतीय इसी बात पर ऑब्जेक्शन करते रहे कि भाई जब तक हमें स्पष्ट आश्वासन नहीं देंगे तब तक हम इस बार कोई सहयोग नहीं करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनके साथ धोखा हो चुका था, तो अब वो घटना दोहराना नहीं चाहते थे। तो क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला 9 अगस्त 1942 को। चूँकि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार में 1939 से 42 तक ये डेडलॉक बना रहा, दोनों तरफ से अड़े रहे अपनी बातों पे। अंग्रेज़ प्रयास करते रहे भारतीय सहयोग करें, और भारतीय ये प्रयास करते रहे कि अंग्रेज़ हमें स्पष्ट आश्वासन दें, युद्ध के बाद आज़ादी दे देंगे तब तो हम सहयोग करें, नहीं तो नहीं। अंग्रेज़ बार बार बचते रहे। तो ऐसे में भारतीयों के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय आंदोलन चलाने के लिए। तो तीसरा बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब समय आ गया है, आर पार की लड़ाई लड़े। तो गांधी जी के नेतृत्व में तीसरा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कांग्रेस द्वारा चलाया गया, जिसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को बम्बई से। और हालांकि इनकी बैठक 8 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस की बैठक हुई। तमाम बड़े नेता वहाँ इकट्ठे हुए और वहीं ये कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और आंदोलन चलाने की बात हुई। लेकिन ये आंदोलन 8 तारीख की रात्रि को चला और फिर मध्य रात्रि को घोषणा हुई। इसलिए हम नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद यानी 9 अगस्त शुरू हो गया। तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ हम कहेंगे 9 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन के तहत गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। यानी गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि भाई अब वक्त आ गया है, हम आर पार की लड़ाई लड़ें, या तो हम आज़ादी के इस प्रयास में मारे जाएंगे या फिर हम आज़ाद करवा के रहेंगे। यानी अब जिंदा गुलाम नहीं रहेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो डू और डाई, ये महत्वपूर्ण नारा कांग्रेस गांधी जी ने इसी कांग्रेस अधिवेशन में बम्बई में दिया। तो बम्बई से ये आंदोलन शुरू हुआ। और अंग्रेज़ इस बार सतर्क थे। पहले के असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें उन्होंने गांधी जी को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया कि ये कोई बड़े नेता नहीं है, इतना ज़्यादा जनता नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते वो बड़े जन आंदोलन खड़े कर देते थे। तो इस बार जैसे ही कांग्रेस ने बम्बई में अपना सेशन बुलाया, भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां करने लगे। अंग्रेज़ सतर्क थे और जैसे ही घोषणा की 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन की खास बात है ये कि ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसमें छात्र युवाओं ने ही आंदोलन आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ऐसे नए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र ये सामने आए। इन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन में चूँकि कोई कार्यक्रम भी नहीं दे पाए कांग्रेस के टॉप लीडर्स, आंदोलन शुरू करने का कार्यक्रम देते उससे पहले तो उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई। तो ऐसे में ये नेतृत्व विहीन के साथ साथ कार्यक्रम विहीन भी था।
तो ऐसे में जनता को जो समझ में आया वो किया। आगजनी हुई, खूब जम करके हिंसा हुई, तोड़ फोड़, सरकारी ऑफिस को जलाना, टेलीफोन तार काट देना, इस प्रकार की घटनाएं खूब देखी गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार 1944 तक चलता रहा और ये वो आंदोलन है जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। इस आंदोलन से अंग्रेज़ों को हिला कर रख दिया। अंग्रेज़ों को ये रियलाइज़ हो गया कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा, देर सवेर जब भी। बस अब उनका प्रयास ये था कि जितना हो सके हम लंबा बने रहें, अंततः भारत छोड़ना ही पड़ेगा, ये उनको एहसास हो गया था। फिर 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने। यानी 1945 के इलेक्शन में लेबर पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कह दी थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत को आज़ादी देंगे, और संयोग से वो जीत गए। लेबर पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने और अपने वादे के मुताबिक उन्होंने भारत को फिर आगे आज़ादी दी। तो आज़ादी के लिए उन्होंने, लेबर पार्टी ने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। फरवरी 1946 में भारत भेजा। इसमें ब्रिटिश सरकार के, ये क्लीमेंट एटली सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्षता कर रहे थे इस कैबिनेट मिशन की। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन के तहत भारत आ चुके थे। और तीसरे सदस्य ए बी अलेक्जेंडर। तो 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों को, क्लीमेंट एटली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया। इसको कहा जाता है कैबिनेट मिशन। फरवरी 1946 में ये लोग भारत आए। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपनी एक योजना प्रस्तुत की। ये किस लिए आए थे? कैबिनेट मिशन को क्यों भेजा गया था? यानी भारत में कैसे भारतीयों को आज़ादी मिलेगी, सत्ता हस्तांतरण कैसे होगा, उसके लिए भारत भेजा गया। उसकी रूपरेखा तय करें कि कैसे हम अंग्रेज़ भारत छोड़ करके जाएंगे, किसको चार्ज हैंडओवर करके जाएंगे, सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार होगा। तो वो सारी बातें कैबिनेट मिशन को सुझानी थी। उन्होंने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें उन्होंने सुझाया कि एक तो संविधान सभा का गठन हो, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और दूसरा अंतरिम सरकार बनाई जाए जिसे सत्ता सौंपी जाएगी। यानी भाई देश आज़ाद हो रहा है तो नया संविधान, अब अंग्रेज़ों के कानून तो चलेंगे नहीं, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश में कहा। और संविधान बनाना चूँकि लंबा काम है, जैसा कि हम जानते हैं 3 साल लगे, तकरीबन 3 साल, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, तकरीबन 3 साल लगे संविधान बनाने में। तो तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, एंटरिम गवर्नमेंट, और उसी को चार्ज हैंडओवर करके अंग्रेज़ भारत से जाएंगे। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकृत कर दिया, सीधी कार्रवाई की घोषणा की। फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की सिफारिश को नहीं माना, चूँकि इसमें पाकिस्तान निर्माण की बात नहीं थी। मुस्लिम लीग तो एक ही बात ढूंढ रही थी 1940 के बाद हर एक अंग्रेज़ी प्रस्ताव में कि पृथक राष्ट्र की बात होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसको खारिज कर देती थी। तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश को मुस्लिम लीग ने अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान की बात इसमें नहीं कही गई है और हम पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, यानी इसमें सीधी कार्रवाई करेंगे। सीधी कार्रवाई का मतलब मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र हैं उनमें से हिंदुओं को भगाया जाएगा, मारा जाएगा। तो परिणाम स्वरूप ये सांप्रदायिक दंगे फैल गए जो आगे आज़ादी तक 18 महीने तक चलते रहे। अंतरिम सरकार का गठन, कांग्रेस ने ये बात एक्सेप्ट कर ली। 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। लॉर्ड बेविल गवर्नर जनरल जो अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, वो शामिल नहीं हुई थी। जब बाद में देखा कि मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने तो सरकार बना ली है, सत्ता में आ गए हैं, मुस्लिम लीग थोड़ी हाशिए पर आ गई, तो ऐसे में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई अंतरिम सरकार में। 30 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। वित्त मंत्री लियाकत अली बनाए गए। और ये शामिल मुस्लिम लीग इसलिए नहीं हुई सहयोग करने के लिए, बल्कि पग पग पर बाधाएं डालने के लिए, जिससे कि मजबूर हों पाकिस्तान निर्माण के लिए, ब्रिटिश सरकार भी और कांग्रेस भी। एटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई। इसके अनुसार 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। चूँकि क्लीमेंट एटली ने पहले ही भारत को आज़ाद करने का
वादा किया था, तो उसके अनुसार उन्होंने घोषणा की भारत को आज़ाद 30 जून 1948 तक कर दिया जाएगा। फिर अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आ गए। 3 जून 1947 को उन्होंने भारत के विभाजन की योजना बनाई, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और ये योजना देश के बंटवारे की योजना थी। इसमें देश का विभाजन किया गया, जिसे कांग्रेस द्वारा 15 जून 1947 को स्वीकार कर लिया गया आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, जो कि देश के विभाजन की योजना थी। और मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार कर लिया, चूँकि इसमें पाकिस्तान निर्माण की बात थी। तो इस प्रकार माउंटबेटन योजना जो भारत का बंटवारा करती है, लेकिन इसके साथ भारत को आज़ादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। और फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, और इसके साथ ही भारत आज़ाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद। तो ये थी भारत की आज़ादी की कहानी, जो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत से लेकर के भारत को आज़ादी मिली तब तक के पूरे सफ़र को देखा।